नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके पहले से ही बीजेपी बाकायदा जमीन तैयार कर रही है। इसके लिए सबसे पहले जिसे साधा वो है आदिवासी। 18 सितंबर से लगातार सत्ता की कुंजी माने जाने वाले आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तक आदिवासियों को रिझाने मध्य प्रदेश की धरती पर आ चुके हैं। अब शिवराज सरकार आदिवासी जननायक टंट्या मामा की स्मृति पर बड़ा आयोजन करने जा रही है। इधर कांग्रेस भी लगातार आदिवासी होने का राग अलाप रही है, लेकिन इस बीच आदिवासियों को साधने की रणनीति किसकी सफल होगी, ये बड़ा सवाल है। तो अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन साल 2018 में मिली हार की समीक्षा के बाद सत्ताधारी दल भाजपा ने मिशन 2023 फतेह करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। सत्ता के रनवे से विमान फिर फिसल न जाए, इसलिए आदिवासियों के जरिए भाजपा जमीन तैयार करने में जुट गई है। साल 2018 के चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी बाहुल्य सीटों से हुआ था। लिहाजा सरकार और संगठन ने आदिवासियों पर पैठ बनाने के लिए पहले जबलपुर और फिर भोपाल के जम्बूरी मैदान में उनके लिए रेड कारपेट बिछाने का सियासी खेल शुरू किया। 18 सितंबर से लगातार आदिवासी मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक आदिवासियों पर डोरे डालने की कवायद कर चुके हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर पहुंचकर गोंड राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की समाधि पर नमन किया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आए। यहाँ उन्होंने 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। दोनों कार्यक्रमों के केंद्र में आदिवासी ही थे। और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया। इस दौरान आदिवासियों से जुड़ी कई घोषणाएं की गई। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और अब 4 दिसंबर को आदिवासी जननायक टंट्या मामा की स्मृति में विशाल कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम टंट्या मामा की कर्मभूमि इंदौर जिले के ही पातालपानी में होना था, लेकिन मौसम की वजह से अब कार्यक्रम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा। लेकिन सीएम शिवराज टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण करने पातालपानी भी जाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले राजनीति शुरू हो गई है। इस वर्ग के लिए, जनजातीय वर्ग के लिए कांग्रेस ने कभी भी कुछ नहीं किया। इसके विपरीत वो सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाती आई। अगर उनका उद्धार, अगर उनके लिए कोई कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अनेक योजनाएं जनजातीय वर्ग के लिए लेके आई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जनजातीय वर्ग ने, आदिवासी वर्ग ने जो जोबट और पृथ्वीपुर में जो जनादेश दिया है, वो इसका परिणाम है कि पूरा का पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी स्वार्थी राजनीतिक दल बन चुका है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जनता के स्वास्थ्य पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश भर से जब लोग आएंगे तो अगर इसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है, अगर फैलता है कोरोना इस आयोजन के माध्यम से, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, यह बात भी तय होनी चाहिए। आदिवासी वोट बैंक की राजनीति के बीच जयस का बढ़ता जनाधार बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। पिछले दिनों से जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन आदिवासियों के मुद्दे को तेजी से उठा रहा है। इससे नजर आता है कि जयस 2023 के इलेक्शन में भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकती है। हालांकि भाजपा जयस को कांग्रेस की बी टीम बताकर उसके प्रभाव को खत्म करने की मुहिम में जुटी हुई है। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से सिर्फ 7 सीटें दूर थी। इसका सबसे बड़ा कारण था आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को नुकसान। मध्य प्रदेश में 84 विधानसभा सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 34 सीट जीतने में कामयाब रही। यहाँ 2013 विधानसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ था। इसका नतीजा हुआ कि प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। लेकिन बीजेपी इस बार अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए विधानसभा चुनाव के 2 साल पहले से ही बीजेपी आदिवासी वोटर्स को साधने की कवायद में जुट गई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। यहाँ करीब 21% वोट आदिवासियों के हैं।
पिछले कई चुनाव से जंगलों का वासी राजनीति के केंद्र में रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2003, 2008, 2013 में आदिवासी वोटरों के दम पर ही बीजेपी सत्ता में आई थी। ऐसे में दोनों ही दल आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो विरासत की सियासत को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जैन के साथ, और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से भी हमारे साथ इसमें चर्चा में भाग लेंगे। तो रजनीश जी, सबसे पहले आप ही से कि जो कारवां हम कहें कि दो तरीके से देखें कि शंकर शाह रघुनाथ शाह से होते हुए टंटा भील तक, या कहें कि महाकौशल मध्य भारत के बाद मालवा निवाड़, तो सारे समीकरण जो साध रही बीजेपी और जिस प्रकार से तैयारी खासतौर से आदिवासियों को लेकर, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी में है बीजेपी, या बीजेपी को लग रहा है कि अभी से सब कुछ कर लिया जाए ताकि बाद का जो समय है लगभग 1.5-2 साल का जो बचेगा बाकी लोगों पर फोकस किया जाए? फिर नहीं, देखिए, मैं इसको सिर्फ चुनावी और राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहता जी, क्योंकि संख्या, देखिए, लोकतंत्र का अर्थ संख्या बल है, और उसका अर्थ ही है कि हमेशा संख्याओं पे काम होता रहेगा, और उसी के चलते वंचित समुदायों को या जितने स्टेक्स हैं जिन जिन के, उनको उनका हिस्सा मिलता है। दुर्भाग्य की बात ये थी कि अभी तक ये राजनीतिक रूप से उपेक्षित थे। और देखिए, कांग्रेस 70 सालों में आरक्षण को ठीक से लागू नहीं कर पाई, और आप देखें कि लगातार नेहरू जी जाते रहे उनके बीच, इंदिरा जी छत्तीसगढ़, तो उनकी कर्मभूमि बड़ी प्रिय थी वो जगह उनको, वो राज्य। राजीव जी, सोनिया जी भी जाते रहे। इन्होंने 70 साल जो किया, और आदिवासियों को वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी ने, यदि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी की ओर झुके थे 2003 से लेके और बाद तक, पिछले चुनाव के पहले तक जी, तो आदिवासी कुछ चाह रहे थे, और उस अपेक्षा को यदि बीच में पूरा नहीं किया गया, भाजपा ने भी 15 साल उनके साथ यदि इसी पैटर्न का काम किया, तो अब जो गौर किया जा रहा है उनपे, बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैं मानता हूं कि आदिवासियों को बहुत देश के और प्रदेश के आदिवासियों को बड़े सक्षम लोकतांत्रिक नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कि वैसे ही जैसे अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला थे। बिल्कुल। और आप आत्मावलोकन करिए, बहुत धीरे से सोचिए, धीमे से आप परख दृष्टि डालिए, तो पूरा आदिवासी समाज जो है वो एक अलग तरह के रंग भेद का शिकार है, ये मेरा मानना है जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो वाकई में? और एक और चीज़ है कि आदिवासी शायद इसलिए भी हाशिए पर रहे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो 44 लगभग उनमें वो, आपको आवाज़ आ रही है? मध्य प्रदेश में 44 तरह के आदिवासी पाए जाते हैं, अलग अलग समुदाय हैं उनके, और उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं। और शायद यही कारण है कि सियासी ताकत उनकी उतनी नहीं है जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें कि 4% वाला अगर निषाद दल है, महान दल है, 5% वाला, 5% वाले जाट हैं, लेकिन एक सामूहिक ताकत के रूप में है, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टियाँ उनके हिसाब से अपनी सीटें बांटती हैं, अपनी रणनीति तैयार करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा अभी तक हुआ नहीं, लेकिन शायद बीजेपी को ये समझ में आया है, और इसीलिए बीजेपी इस नए तरीके से अब उनको अपने साथ लाने का प्रयास कर रही, और इसीलिए अलग अलग कि हम देख रहे हैं कि गोंड के हिसाब से अलग रणनीति है, भील के हिसाब से अलग रणनीति है, सहरिया के हिसाब से अलग है, कोल के हिसाब से अलग है, कोरबू के हिसाब से अलग है। तो शायद अब पहली बार इस पे बीजेपी ने फोकस किया, और कांग्रेस भी शायद उसी पैटर्न पर है। देखिए, आदिवासी ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जो है लगभग 10-12 अलग अलग राज्यों का, अंचलों का समूह है, जिनमें आपस में नहीं मिलता है ना। चंबल से लेके निमाड़, महाकौशल, विंध्य, सब आप मालवा, बुंदेलखंड सब देख लीजिए। तो सबको अलग अलग ना रख के एक रूप में विकसित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की कुशल स्ट्रेटेजी रही है। आप मध्य प्रदेश का जो गौरव गान है और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग, ये शिवराज जी के समय की उपज है, जिससे मध्य को एक सूत्र में पिरोया गया। यही फंडा जो है वो लागू किया गया है आदिवासियों के मामले में।
आदिवासी सब जगह अलग अलग है निश्चित रूप से। कोल और मुंडा समुदाय और वो सब सारी एंटिटी उनकी अलग है, लेकिन उनको अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई करना, अलग तरह से फोकस करना और सब जगह बराबरी से ध्यान देना, ये उनकी इसी तरह की रणनीति है जैसे वो मध्य प्रदेश को सब अलग अलग सेगमेंट में ध्यान रखते हैं और फिर एक मध्य प्रदेश में उनको लेके आते हैं, उनका नेतृत्व। तो ये कांग्रेस नहीं कर पाई। और शायद वो जो मध्य प्रदेश गान में भी जिसका जिक्र है, इसलिए ब्रजेश जी कांग्रेस नहीं कर पाई। लेकिन दो चीज़ें हैं कि अभी हम देख रहे थे कि पिछले 2 चुनावों की बात करें कि लगातार कांग्रेस के साथ आदिवासी वोटर ज़्यादा दिख रहा है। खंडवा में भी हम देखें, अगर भी कांग्रेस जो कह रही है कि 2 लाख वोटों की लीड कम हुई, एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। लेकिन जोबट के परिणाम कुछ और भी कहानी कहते हैं। बड़ी चिंता बीजेपी की आपके हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि अगर हम रानी कमलापति या बिरसा मुंडा के लिए भोपाल में कार्यक्रम कर सकते हैं तो टांटिया भील के लिए भी हो सकता था, लेकिन उन्हीं की जन्मभूमि पर एक कार्यक्रम पाताल पानी में, फिर निवाड़ वहाँ से लगा हुआ, और इंदौर में अब कार्यक्रम किन्हीं कारणों से कि बारिश के कारण। तो मैसेज कांग्रेस के लिए है, जैस के लिए? क्योंकि बड़ी चिंता जैस है, जो पढ़ा लिखा आदिवासी वो है, वो जैस के पीछे लामबंद होता जा रहा है और एक बड़े वोट बैंक के रूप में सामने आ रहा है। वो ठीक है कि चुनाव में वो किस स्थिति में पहुंचते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि हीरालाल अलावा की महत्वाकांक्षा के कारण एक सीट पर वो सिमट के रह गए थे। देखिए मनोज जी, जैस हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, इन लोगों ने भी आदिवासियों को सियासी ताकत बनाने के लिए एक करने की कोशिश की गई थी। जो कोशिश एक माला में पुरोने के सारे मोतियों को, जो कोशिश भाजपा करती दिख रही है, और हमें लग भी रहा है कि जिस तरह से गौरव दिवस यहाँ मनाया जा रहा है या टंटिया मामा की जन्मस्थली पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसकी वजह ही यही है कि सबको एक माला में पुरोकर उनकी सियासी ताकत का फायदा उठाया जा सके। जैस खतरा नहीं है, जैस को तो आप कह सकते हो, जैस हो चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, दोनों एक तरह से ओपन हो गए हैं कि वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिस तरह से कांग्रेस ने उपयोग किया, जैस का भी ठीक वैसे ही उपयोग किया। लेकिन जो आप कह रहे थे कि रोटी बेटी का संबंध नहीं है, इस कारण सियासी ताकत नहीं बन पा रहे हैं वो। लेकिन अब देखिए कि अब पढ़ा लिखा युवा वर्ग आ रहा है उसमें, तो वो भले ही रोटी बेटी का संबंध नहीं हो, लेकिन आदिवासी वर्ग सियासी रूप में तो एक हो सकते हैं। और इसकी कोशिश यदि जिस दिन हो गई है, उस दिन आप उनको एक तरफ नहीं छोड़ सकते हो, या वो 60 साल में उनके पास नहीं हुआ, या आप 15 साल में उनके साथ उनके हित नहीं दिखे गए उनको, या उनके साथ जो गलतियां हुई या जो भाजपा उनको साथ के नहीं रख पाई। तो आपने देखा 2018 में सिर्फ जय ऐसे कारण नहीं है, वो खिसक गए। इससे पहले देखिए कांग्रेस का वोट बैंक दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम, ये कोर वोट बैंक है। इस वोट बैंक में ही साधने की कोशिश करती है या अब तोड़ने की कोशिश करती है, सेंधमारी की कोशिश करती है भाजपा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक उसको वोट देगा नहीं। मध्य प्रदेश में दलित हैं और आदिवासी हैं। दलित को हम देखते हैं कि बसपा की तरफ चले जाते हैं यदि बसपा मैदान में होती है तो। अब बचे आदिवासी। आदिवासियों का झुकाव भी हमेशा इतने सालों तक कांग्रेस की तरफ रहा, लेकिन जो संघ की कोशिश रही है या भाजपा के जो कार्य रहे हैं, खासकर उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो जमीनी स्तर पर, मैदानी स्तर पर और आदिवासी क्षेत्रों में जो काम किया, उसके कारण ये वोट बैंक कांग्रेस का टूटा और भाजपा के पाले में आया। इसी कारण हम देख रहे हैं कि लगातार उसकी सरकार बनी। लेकिन 2018 में जैस मैदान में आई। जैस को यदि किसने तैयार किया, ये किसी से छिपा नहीं है, और भाजपा आज लगातार कहती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है। लेकिन आपने बसपा का जिक्र किया, हम देख रहे हैं, या गोंडवाना का, कि 2003 की बात करें या 18 की, कि जब जब गोंडवाना या बसपा कमज़ोर पड़ती है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। हमने उपचुनाव में भी देखा है, जब अभी हमने रेगांव का उदाहरण है कि बीजेपी अगर 2.5 दशक बाद वो सीट हारी तो इसीलिए कि बसपा उम्मीदवार मैदान में नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के लिए वो फैक्टर सहायक भी साबित होता है, कई बार हमने देखा है। निश्चित तौर पर मनोज जी, बीजेपी के साथ जो बीजेपी ने अपनी कमजोरी महसूस की कि इस जो दो वर्गों का वो भरोसा जीत नहीं पाई इतने साल सरकार में रहने के बाद। तो जो बात हम रजनीश जी कह रहे थे कि भाजपा को वो एहसास हुआ, तो आप देखिए लगातार अब आदिवासियों के बीच में काम किया जा रहा है, उसी तरह दलितों के बीच में भी काम किया जाता है। क्योंकि यदि बसपा मैदान में नहीं होती है तो हम देखते हैं कि वो वोट बैंक आप भाजपा के पाले में नहीं आता, वो कांग्रेस के पाले में चला जाता है। मतलब उसको भरोसा कांग्रेस पर है। आदिवासियों को हम देखते हैं कि यदि भरोसा आप पर आया तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे कारण रहे होंगे कि जो जिस वजह से वो आपसे भरोसा, उनका जो उम्मीदें होंगी उस पर खरे नहीं उतरे, तो वो आप खिसक गया। लेकिन पूरी तरीके से भरोसा गया नहीं था, ये भी हमने देखा है। तो भाजपा के लिए एक अलार्म था 2018 का चुनाव, और शायद वो समझ गई है उसको। और आप देखेंगे कि उनकी जो रणनीति है, जो कार्यक्रम है, जो योजना है,
वो पूरी तरीके से उन गलतियों को ना दोहराने की है और सबक लेकर उससे बेहतर करने की कोशिश है। जो 15 साल में नहीं किया उन्होंने, वो बाकी के 2 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वोट बैंक के यदि भरोसा हासिल कर लिया तो फिर चाहे जैस हो, चाहे मैदान में, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, क्योंकि जैस आपके लिए भला कुछ नहीं कर सकती, एक वादे कर सकती है। कांग्रेस आज आपसे वादे कर सकती है, लेकिन भाजपा आपकी सरकार में है, तो वो जो ये वादे कर रहे थे, हम चाहे पैसा एक्ट की बात करें, जैस के जो मूल मुद्दे थे, आप देखिए उस तरह से आदिवासियों को सम्मान की बात करें कि शायद जैस पर भी फोकस और कांग्रेस बिल्कुल, तो जैस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जो उसके मुद्दे थे वो सारे मुद्दे एक तरह से आप लागू कर रहे हैं और वो वादा कर रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है जैसे किसान आंदोलन में हमने देखा कि जब तीनों कानून वापस हो गए तो वो नई मांग लेके सामने आ गए कि हम तो हटेंगे नहीं। जैसे एक मालवा में कहावत है, लोकगीत में कहते हैं कि मेरा टेसू यहीं अड़ा खाने को मांगे दही वाला टाइप से। तो रजनीश जी, हम देख रहे हैं आपने स्टेक की बात की थी, 52% ओबीसी आबादी है, 20% आदिवासी हैं और 18% दलित हैं। कॉम्बिनेशन देखें 90% वोट बैंक होता है। तीनों पर बीजेपी की नज़र, क्योंकि पिछले 15-16 साल में हम देखें कि उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी, तीनों मुख्यमंत्री आदिवासी, कांग्रेस माफ़ कीजिए ओबीसी। और कांग्रेस ने अभी तक हम कह सकते हैं, या बीजेपी भी कहती है कि उन्होंने इस वर्ग से कोई मुख्यमंत्री दिया नहीं। दूसरा, आदिवासियों की बात कर रहे हैं हम कि बीजेपी लगातार रिझा रही है कि 47 सीटें और 84 सीटों पर उनका प्रभाव। और फिर एससी को लेके प्रधानमंत्री एक बड़ा कार्यक्रम महू से करने वाले हैं। तो ये टोटल होता है, स्टेक होता है 90%। बीजेपी की प्लानिंग है कि किसी भी हालत में वोट बैंक 51% ले जाए, जिसके बाद वो अजय हो जाए। तो आपको लग रहा है इस सब कॉम्बिनेशन को मिलाने के लिए अलग अलग तरीके से और नई रणनीति और बनाना पड़ेगी ताकि एक वर्ग किसी दूसरे के कारण नाराज ना हो? हाँ, देखिए, रणनीतियां हैं और उनका अंततः अभीष्ट जो है वो राजनीतिक है, लेकिन उसमें कई तरह की सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन की धाराएं भी जुड़ जाती हैं, निश्चित तौर पर, है ना। ये देखिए, ये हेरिटेज है हमारा। आदिवासी समुदाय जहाँ जहाँ के भी जितने हैं वो सब हेरिटेज हैं और उनका आर्थिक महत्व दूसरे तरह से भी है। उनको उनकी संस्कृति की रक्षा करते हुए विकसित करेंगे तो टूरिज्म आकर्षित होगा। उनके जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं उनको बड़ी मंडियां मिलेंगी, मार्केट मिलेगा। ये सारी चीजें भी, और जो मैं बराबरी का कि ये आदिवासी मुख्य धारा में आए और खुद को मुख्य धारा में रहते हुए निर्भय और गौरवान्वित महसूस कर सके, ये सारा जो जितना उद्यम हो रहा है राजनीतिक, इन सब में ये भी शामिल है कहीं ना कहीं। और इससे एक आदर्श स्थिति की आप कल्पना कीजिए कि हमें इन समुदायों के बारे में अलग से बात न करना पड़े, इनको अलग सेगमेंट बता के हमें विमर्श ना करना पड़े, लोग इतने एक रस हो जाएं। तो ये स्थिति जो है जब तक नहीं आती है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि हम अलग अलग तरह से इनकी बात कर पा रहे हैं। तो ये एक तो आपको नहीं लग रहा कि हिंदुस्तान जैसे मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान की हम बात करें तो ये एक बड़ा जटिल वो है प्रक्रिया? क्योंकि अगर हम बात करें कि चुनाव में प्रधानमंत्री बता देता है कि मैं ओबीसी हूँ, वो जाति बताने लगता है, राष्ट्रपति की जाति हम बताने लगते हैं वो एक वोट बैंक के लिए कि वे फलाने जाति की, लोकसभा स्पीकर की बात करें या नीचे पार्षद तक के स्तर की बात करें, तो वहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि थोड़ा सा और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी जिस बात की आप जिक्र कर रहे हैं उसको? ठीक है, जाति एक सच्चाई है भारतीय राजनीतिक परिवेश में, और कहते भी है जो नहीं जाती वो जाति। वो मैं उसका आपको जवाब देता हूँ जी, कि लोग समाजवाद, कम्युनिज्म और लोहियावाद से शुरू हुए थे और बाद में वही लोहियावादी सबसे घोर जातिवादी निकले। बिल्कुल, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद यादव, तमाम सारे उनके जितने शिष्य हैं। लेकिन मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश, जो कि प्रयोगशाला है जी, राजनीति और आरएसएस की और भाजपा की जिस तरह की। देखिए, लगभग 2 चुनाव पहले या 1 चुनाव पहले हम इस तरह की बात क्यों नहीं कर रहे थे? जातिवाद ये इसी चुनाव की उपज है। जिस तरीके से हमने जातिवादी बिखराव और उठापटक देखी है वो पिछले चुनाव में और उसकी रूपरेखा रची जा रही थी उसके पहले चुनाव में, जो फलीभूत हुई पिछले चुनाव में। तो मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से ब्रांडिंग करके और एक रूपता लाने की कोशिश
में पिछले 15-20 साल लगे थे, बिल्कुल। वो उसकी मेहनत जो है पिछले 5-7 सालों में, 3-4 सालों में उसको पलीता लगा दिया गया। तो ये जो है वापस रिपेयर करने वाली बात है। मध्य प्रदेश को जातिवादी राजनीति का कोई ना फायदा है, ना इसका कोई अर्थ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्योंकि मध्य प्रदेश एक रूपता की मांग करता है और उसी तरह इसका विकास होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ। ब्रजेश जी, जो रजनीश जी ने कहा, हमने देखा संघ का एजेंडा भी हमने देखा था यही है कि एक गांव, एक मंदिर, एक शमशान, क्योंकि ज़्यादातर इसी कारणों से दिक्कतें आती हैं बीच में। लेकिन जब माइका लाल और एट्रोसिटी लेकर जो कुछ हुआ, फिर जो सामाजिक बिखराव हुआ, खासतौर से हमने देखा ग्वालियर चंबल में, और जिसके नतीजे भी हमने देखे, और इसके बाद ये नई रणनीति में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस जा रही है। तो हमने देखा इस प्रकार की राजनीति अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश या तमाम उत्तर भारत के राज्यों में थी, मध्य प्रदेश अछूता था। तो क्या आपको नहीं लग रहा है इस सारे मिशन के साथ साथ सबको एक साथ ले जाने की कोशिश की जाए ताकि एक सद्भाव का ताना बाना बना रहे? वोट बैंक अपनी जगह। दूसरी एक बात है कि आदिवासियों को उत्थान चाह रहे हैं आप, तो उनमें एक नई लीडरशिप आपको लाना होगी। केवल इसलिए नहीं कि किसी एक अंचल से आपने एक मंत्री बना दिया, वो अपनी सीट जीतता रहे और आदिवासियों के नाम पर वो पूरी कमाई खाता रहे। देखिए मनोज जी, यदि इस बात की हम बात करें तो ये राजनीति में, सियासत में अच्छी बात होगी, लेकिन क्या आपको लगता है संभव नहीं है? क्योंकि बिना जाति के, जाति जो है सियासत में घुल मिली हुई है। बिना जाति, जो आपने उत्तर भारत की बात करें, क्योंकि वहाँ पे जाति, एक जाति के वोट बैंक ज़्यादा थे, वो साधने की कोशिश की, ओबीसी का जो खेल खेलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में उससे इतर चले हम। लेकिन आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा है, हमारे जो ज़िले हैं, वहाँ पर जातिवाद पहले से भी हावी रहा है। तो वहाँ जातियों के आधार पर राजनीतिक दल निर्णय आज नहीं ले रहे हैं। आज उसको एक जाति विशेष को साधने के लिए आपको व्यापक तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं तो जाति के आधार पर टिकट पहले भी देते रहे हैं और आज भी देते रहते हैं। जाति के आधार पर मंत्री बनते ही रहे। हम जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या मंत्रिमंडल बनता है, हम बात यही करते हैं कि सारे वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। हम तो देखते हैं प्रधानमंत्री जब संसद में बताते हैं कि मैंने इतने ओबीसी आदिवासी बनाए, तो कहीं ना कहीं जो हम जिक्र कर रहे हैं, सियासतदार होते हैं वो वोट के लिए काम करते हैं। वोट उनकी पहली प्राथमिकता है, यदि सत्ता में रहना हो। कोई राजशाही प्रथा तो है नहीं है कि एक बदलेगा दूसरा आ जाएगा। यदि आपको वहां बरकरार रहना है तो आपको सारे समीकरण साधना पड़ेंगे। फिर उसमें जातिवाद का भी है और अन्य मुद्दे भी हैं। तो इसी कारण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे उस क्षेत्रवाद के हिसाब से मुद्दे होते हैं, जातिवाद के हिसाब से जातिवादी क्षेत्रों में मुद्दे होते हैं। तो जहाँ जो मुद्दे कारगर होते हैं, जो सियासतदारों को अपने मुफीद लगते हैं, उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था लीडरशिप की, जो रजनीश जी ने भी जिक्र किया था, जिसका नेल्सन मंडेला से लेके तमाम सारे, लेकिन वो लीडरशिप क्यों डेवलप करेंगे? लीडर डेवलप करेंगे तो वो आगे जाके मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। तो हमने देखा सियासत में जो सीढ़ी चढ़ता है सियासतदार, वो अपनी नीचे की सीढ़ी तोड़ता हुआ जाता है कि कोई दूसरा उस सीढ़ी से नहीं चढ़ सके। तो ये तो खुद उस समाज को अपना लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, ना कि आप किसी राजनीतिक दल से उम्मीद करोगे। मुख्यमंत्री के दावेदारों के साथ क्या होता है ये सबको पता है कि हमने भानु सिंह सोलंकी को देखा है, हमने जमुना देवी को देखा है, हमने BA कंवर को देखा है। तो वो तो बहुत सारे हथकंडे उनके पास। लेकिन छोटा सा कमेंट जी, हम जो बात कर रहे थे कि जो रोटी बेटी का संबंध नहीं है, वो जो सियासत में जिस आदिवासी वर्ग की हम बात करें उसी को उदाहरण ले लें, उन्हीं का जो आपने जिक्र किया, तो वो सब एकजुट नहीं थे ना। यदि जमुना देवी, भानु सिंह सोलंकी वो अपने समय के कद्दावर नेता थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि वो 47 सीटों पे आपको हरवा सकें, वो 45 सीटें आपको डैमेज कर सकें। तो निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता तो उनकी वैल्यू वैसी होती। वो एक क्षेत्र तक सीमित थे, पूरे आदिवासियों के एक नेता नहीं बन पाए थे वो। तो शायद एक बड़ी कमजोरी कह सकते हैं, और शायद हो सकता है राजनीतिक दल इस पर अमल करे। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर चुनावी गणित अपनी जगह, विरासत की सियासत अपनी जगह है कि कौन आदिवासी किसका है, जननायक किसका है। लेकिन अब समय इस वक्त का आ गया है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण से ज़्यादा सामाजिक ध्रुवीकरण पर जोर दिया जाए, ताकि समाज का एक पूरा वर्ग जो किसी जाति धर्म के ऊपर उठकर वो एक साथ आए। इससे प्रदेश का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा और उनका अपना भी विकास होगा। राजनीतिक दलों के लिए एक सबक भी होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।